नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? अगर ये सवाल आपसे पूछें तो आप तमाम तरह के अलग अलग दलों का नाम लेंगे, दलों के नेताओं का नाम लेंगे, लेकिन असली नाम शायद आपके दिमाग में इस समय ना आए। जो माहौल बन रहा है विपक्षी, जो 15 विपक्षी दल हैं उनके बीच में, इस विपक्षी एकता के सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी का व्यवहार, उनका जो एलिटिस्ट रवैया है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पहले भी पसंद नहीं था, ऐसा नहीं कि पहले पसंद था, लेकिन 23 जून की पटना की बैठक के बाद ये भावना और ज़्यादा बढ़ी है। लोगों को लग रहा है कि अगर ये रवैया अभी है, जब कांग्रेस की सिर्फ 54 सीटें हैं, तो कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा में, तब राहुल गांधी का रवैया क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी का अतीत बताता है कि उसका रवैया उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ बदलता रहता है या घटने के साथ साथ भी बदलता रहता है। कांग्रेस जब कमज़ोर होती है तो वो एक तरह से समझौते के मूड में होती है। कांग्रेस जब ताकतवर होती है तो वो अपने साथियों के साथ बेरुखी का व्यवहार करती है। आपको उदाहरण देता हूँ, 2004 याद कीजिए, सोनिया गांधी अपने जो सरकारी निवास है 10 जनपथ, वहाँ से निकलकर पैदल बगल के बंगले में 12 जनपथ में गई। कौन रहता था वहाँ? रामविलास पासवान। उस समय कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने की उनकी कोशिश थी, उसकी पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई। सोनिया गांधी पैदल चलकर रामविलास पासवान के घर गई, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, बड़ी राजनीतिक घटना हो गई और रामविलास पासवान कांग्रेस के साथ आ गए। निश्चित रूप से 2004 में कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हुआ, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस के तेवर बदलने लगे। पहले तो बड़े मंत्रालय लिए और फिर जब 2009 में सीटें बढ़ गई, 200 के पार हो गई, तो कांग्रेस का रवैया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि इसके लिए बिहार में कम से कम इनसे ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। 2009 में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान से कांग्रेस का नाता टूट गया। उसके अलावा 2008 में जिसने मदद की सरकार बचाने में मनमोहन सिंह की, न्यूक्लियर डील के समय जब लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन वापस ले लिया, तो मुलायम सिंह यादव सामने आए, अमर सिंह सामने आए और उन्होंने मैनेज किया। उन्होंने खरीद फरोख्त की सांसदों की और सरकार बचाई। उस समय जो वादा था कि 3 वादे थे। एक कि अगले चुनाव में गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, दूसरा मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे समाजवादी पार्टी को, सरकार में शामिल करेंगे, और तीसरा मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो डीए का केस चल रहा है सीबीआई का, उसको बंद करा देंगे। तो अलायंस तो हुआ नहीं। कांग्रेस की डिमांड बढ़ गई थी, कांग्रेस और ज़्यादा सीटें चाहती थी और उसकी डिमांड की बात एक तरह से सही साबित हुई, क्योंकि 2009 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 22 हो गई। 22 सीटें हुई, उसका एक बड़ा कारण था कि मुलायम सिंह यादव ने कल्याण, पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के नेता रहे, भाजपा से निकल चुके थे, कल्याण सिंह से हाथ मिला लिया। उसकी वजह से मुसलमान नाराज़ हो गए और कांग्रेस की ओर चले गए। यही डर अखिलेश यादव को अब सता रहा है। उन्होंने देखा है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। जिन मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों ने छोड़ दिया। पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन काफ़ी हद तक छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ चले गए मौका मिलते ही। तो इसलिए अखिलेश यादव का ये जो डर है, इसी डर के कारण वो केसीआर के पास गए हैं। वो बीजेपी का विरोध तो करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का विरोध करने से उनका वोट कंसोलिडेट होता है, लेकिन वो ऐसे किसी खेमे में पूरी तरह से नहीं जाना चाहते जो धुर भाजपा विरोधी हो। जो अखिलेश यादव की समस्या है वो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या है। उनको दिल्ली में एक सहारा चाहिए, एक ठेका चाहिए, कोई नेशनल पार्टी चाहिए जो उनकी मदद में काम आ सके उनके गाढ़े वक्त में। ऐसी पार्टी कांग्रेस नहीं है, ये इन क्षेत्रीय दलों को समझ में आ रहा है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि 2024 में बीजेपी तो लौट ही रही है। सीटों की संख्या पर उनमें मतभेद हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी 2024 में लौट कर आ रही है, उसकी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तो ये विपक्षी दलों की एकता का जो स्वांग चल रहा है, एकता का जो शो होने वाला है, उसका रिहर्सल चल रहा है। आप मान कर चलिए कि ये शो कभी होगा नहीं। अब आपको लग सकता है कि इतनी गंभीरता से प्रयास हो रहा है, क्यों कह रहे हैं? आप देखिए कांग्रेस कैसे धीरे धीरे असर्ट करती है। पहली बार नीतीश कुमार ने तारीख का ऐलान किया, शायद 12 जून थी, उस तारीख पर बैठक नहीं हुई।
कहा कि राहुल गांधी नहीं आ सकते, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ सकते, जबकि कांग्रेस पार्टी को बताकर नीतीश कुमार ने तारीख की घोषणा की थी। तारीख बदलवा दी, 23 जून हो गई। फिर उसके बाद जो तारीख की घोषणा किसने की? शरद पवार ने। उन्होंने कहा 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु वाली बैठक 13 और 14 जुलाई को होगी। कांग्रेस शांत रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जैसे ही एनसीपी में टूट हुई, कांग्रेस पार्टी का 1-2 दिन बाद बयान आ गया कि बैठक अब जो है 17-18 जुलाई को होगी। बहाना क्या बनाया गया? कहा गया कि वो कर्नाटक विधानसभा और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होगा। और पूरी पार्टी की बैठक नहीं होने वाली थी, विधायक दल की बैठक नहीं होने वाली थी कि सत्र चल रहा है, कैसे जो है वो सारे विधायक कैसे आ सकते हैं। केवल मुख्यमंत्री को और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, जेडीयू की बात कर रहा हूँ, उनको आना था। ललन सिंह तो सांसद हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए आना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? और कर्नाटक विधानसभा की बात है तो उसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को तो आना है नहीं, उसमें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को आना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आना है, राहुल गांधी को आना है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और संसद का कोई सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है, 20 जुलाई से शुरू होगा। तो ये कांग्रेस का तरीका है अपने को असर्ट करने का, ये बताने का कि बॉस हम हैं, हम जो तय करेंगे वही अंतिम होगा। ये जो तरीका है कांग्रेस का, ये बाकी पार्टियों को रास नहीं आ रहा। वैसे भी मेरा तो मानना है कि जो ये 15 पार्टियां हैं, इसमें से 8-9 पार्टियां ऐसी हैं जो अभी यूपीए में शामिल हैं। उनमें अगर आप गिनती शुरू करें, यूपीए में शामिल या यूपीए के दरवाजे पर खड़ी हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं। अब तो एनसीपी उनके पास बचेगी कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है। तो शरद पवार के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके के साथ और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों को जोड़ लीजिए। तो कांग्रेस के साथ यही 6-7-8 पार्टियां हैं जो यूपीए का हिस्सा हैं। जैसे पीडीपी यूपीए का हिस्सा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पता नहीं है कि नहीं औपचारिक रूप से यूपीए का हिस्सा, लेकिन उसको यूपीए का हिस्सा ही मानकर चलिए। बाकी पार्टियां जो बचती हैं, प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्षी एकता के इस सारे प्रयास में शामिल तो हो रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती। उनको बीजेपी से भय नहीं है, उनको भय कांग्रेस पार्टी से है। समस्या यहाँ पर है। और कांग्रेस पार्टी में भी उनके लिए राहुल गांधी का नेतृत्व लाल झंडा है। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात की, उसको पॉलिटिकल सर्कल्स में उसका मतलब लगाया जा रहा है कि दरअसल वो राहुल गांधी को नेतृत्व विपक्ष का सौंपने की बात कर रहे थे कि आप लीड कीजिए, हम लोग आपके साथ होंगे, यानी आप दूल्हा बनिए, हम बाराती होंगे। तो इसका जो पॉलिटिकल अर्थ लगाया गया, राहुल गांधी का व्यवहार जो पटना में था, अगर सिर्फ एक दृश्य आपको याद करना हो तो ममता बनर्जी जाते समय या आते समय, मुझे ये ठीक से याद नहीं है, केवल इतनी सी क्लिप दिखाई देती है कि वो राहुल गांधी के पास जाकर उनकी कुर्सी के पास कान में उनसे कुछ कह रही हैं। राहुल गांधी सिर्फ गर्दन टेढ़ी करके बात सुन रहे, न खड़े हुए, न कोई और जेस्चर दिखाया। ममता बनर्जी राहुल गांधी से उम्र में भी बड़ी हैं, राजनीतिक अनुभव में भी बड़ी हैं, पद में भी बड़ी हैं। राहुल गांधी इस समय सांसद भी नहीं है। तो एक जो सामान्य शिष्टाचार होता है वो निभाना राहुल गांधी अपनी बेइज्जती समझते हैं। शायद उनको लगता है कि हम तो और लोगों से अलग हैं, हम विशिष्ट हैं। तो ये जो विशिष्टता का भाव है राहुल गांधी में, वो विपक्षी एकता के रास्ते की बड़ी बाधा है। विपक्षी एकता के रास्ते की बड़ी बाधा तो पहले से था, वो बहाना बन रहा है। जिन दलों को कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, वो पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं राहुल गांधी के नेतृत्व का। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टूटी है, उसके लोग कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी का नेतृत्व कैसे स्वीकार कर सकते हैं, पवार साहब ने कैसे मान लिया। उधर जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे नेता मान लिया राहुल गांधी को। उस बैठक के 23 जून की बैठक के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टूट गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टियों में मतभेद हो गए, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड लग रहा है कि अब टूटा कि तब टूटा। नीतीश कुमार की हालत यह है कि पहली बार अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में वो अपने सांसदों और विधायकों से एक एक करके मिल रहे हैं। उनको रोज़ डर सता रहा है कि अब कौन जाएगा।
उधर बिहार में बीजेपी अपना गठबंधन मजबूत करती जा रही है। जीतन राम मांझी आ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी दिन औपचारिक घोषणा हो सकती है उनके एनडीए में आने की। इसके अलावा मुकेश सहनी भी, आप देखिएगा अगले 3-4 दिन में मुकेश सहनी भी एनडीए में शामिल होंगे। चिराग पासवान के बारे में भी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। तो बीजेपी का कुनबा मजबूत हो रहा है और जेडीयू में टूट की आशंका बनी हुई है, खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 23 जून के बाद विपक्षी दल एकता की जो कोशिश कर रहे थे उनमें बिखराव ज़्यादा दिख रहा है एकता की बजाय। तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये समस्या है। समस्या इसलिए है कि उनका नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है। अब नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े मैनेजर जो है विपक्षी एकता के जो है वो शरद पवार थे। शरद पवार की हालत ये है कि अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ वही शरद पवार का होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग पैसा ही लग रहा है। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पूरी पार्टी लेकर चले गए हैं और प्रफुल्ल पटेल ने कल एक बात जो कही वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार में क्राइसिस चल रहा था, एकनाथ शिंदे के लोगों के बगावत की शुरुआत हुई थी, तब एनसीपी के 54 एमएलए में से 51 चाहते थे। 51 ने लिख कर दिया शरद पवार को कि हमको बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए। शरद पवार ने उसको मानने से मना कर दिया। शरद पवार अपनी राजनीति की टाइमिंग खुद तय करते रहे। इस बार वो टाइमिंग से चूक गए। वो कब बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो कब जाना है, बीजेपी को धोखा देना है तो कब देना है, ये सब वो तय कर रहे थे। इस बार तय किया अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, हम लोगों ने बड़ा इंतज़ार किया, बड़ा आपका सम्मान किया, आपकी बात रखी, बहुमत होते हुए, बल्कि कहें कि लगभग सर्वसम्मति होते हुए भी हमने जो है आपकी बात मान ली, लेकिन अब नहीं मानेंगे और पार्टी में बगावत हुई, टूट हो गई है। आप मानकर चलिए जितने विधायक उद्धव ठाकरे के पास बचे हैं उतने भी शरद पवार के पास अगर बच जाएंगे तो आश्चर्य की बात होगी। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि बीजेपी को उसकी जगह दिखा देंगे, औकात दिखा देंगे, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी पिछले 9 साल से 4 चुनावों से, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव से महाराष्ट्र की राजनीति में नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है, शरद पवार की पूरे ताकतवर रहते हुए। अब तो उनकी ताकत आधी हो गई है, उनकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसकी ताकत आधी हो गई है और इंतज़ार कीजिए कुछ लोगों के कांग्रेस से भी निकलने का। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक निकलने के लिए तैयार हैं। वो विधानसभा से इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़कर आने को तैयार हैं बीजेपी के टिकट पर। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि विपक्षी एकता मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आगे भी जब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कहूँगा कि ये एकता की हांडी सिरे चढ़ने वाली नहीं है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये एकता का नाटक किया जा रहा है। पहले भी मैंने कहा था ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि बहुत सी ताकतें, राजनीतिक ताकतें इकट्ठा हो रही हैं बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी कमज़ोर हो रही है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी को और कुछ दलों को लगा कि ऐसा माहौल बनाने से बीजेपी शायद कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।